जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। देखिए जी, फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो मोस्टली हाइपर ऑस्मोटिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एनवायरनमेंट। इसलिए इन एनिमल्स को हम हाइपर ऑस्मोटिक रेगुलेटर्स का नेम भी देते हैं, ठीक है। और फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं वो नॉर्मली रेगुलेट करते हैं आयंस को बिटवीन वाटर एंड देयर ब्लड प्लाज्मा। और ये जो आयंस होते हैं वो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, और उन इनऑर्गेनिक आयंस में जो मोस्ट कॉमन आयंस हैं वो हैं सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। द फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस इन देयर प्लाज्मा। तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन उनका जो ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म जो स्पीड है या ऑस्मो रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो कॉमन मैकेनिज्म होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के आयंस के ट्रांसफ़र के लिए वो हैं पैसिव वाटर एंड आयन एक्सचेंज, और दूसरा है ऑस्मोटिक एंड आयोनिक ग्रेडियंट्स। पहला मैकेनिज्म है जी पैसिव वाटर एंड आयन एक्सचेंज। पैसिव वाटर एंड आयन एक्सचेंज में बेसिकली होता है क्या है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि एनिमल्स जो हैं वो हाइपर ऑस्मोटिक हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एनवायरनमेंट। तो ये कंटिन्यूसली वाटर को जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ऐड करते हैं। जब वाटर जो है वो कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर ऐड होगा तो ऐसा रिजल्ट जो है वो वाटर से जो आयंस हैं वो इनके ब्लड प्लाज्मा के अंदर मूव करते हैं वाया डिफ्यूजन, ठीक है। और ये जो डिफ्यूजन का रेट है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयंस पे, यानी कि उनके अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर ब्लड प्लाज्मा के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो होगी तो वो रैपिडली मूव करेंगे, अगर हाई होगी तो वो स्लोली डिफ्यूज़ करेंगे। इसके लिए जो एनर्जी की कितनी वो एनिमल यूज़ करते हैं अपनी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, वो एनर्जी जो रेट ऑफ एनर्जी है वो भी डिपेंड करता है ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको हम 3 फैक्टर के ज़रिए डिटरमाइन कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जी? फर्स्ट फैक्टर है द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बिटवीन वाटर एंड ब्लड, यानी कि ये देखना होगा कि वाटर और ब्लड के दरमियान जो आयंस हैं उनका ग्रेडियंट कितना है, उनका डिफरेंस कितना है। अगर तो डिफरेंस जो है वो बहुत हाई होगा तो वो रैपिडली डिफ्यूज़ करेंगे और ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है वो ज़्यादा खर्च होगी। अगर डिफरेंस लो होगा तो वो स्लोली डिफ्यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होगी। देन दे है परमेबिलिटी ऑफ एनिमल्स बॉडी, यानी कि एनिमल की जो बॉडी की स्किन है वो परमिएबल है या नहीं है, ठीक है। अगर एनिमल बॉडी स्किन जो है वो परमिएबल है, अगर उसकी परमेबिलिटी हाई है तो उस लिहाज से भी जो डिफ्यूजन का रेट है वो हाई होगा, और अगर परमेबिलिटी लो है तो ऑटोमेटिकली वो स्लोली डिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। देन जो है वो सरफेस एरिया है, अगर सरफेस टू एरिया रेशियो जो है वो लार्ज होगी तो एनिमल्स जो आयंस हैं वो रैपिडली डिफ्यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होगी। और अगर जो है वो सरफेस टू एरिया रेशियो जो है वो लो है तो आयंस जो हैं वो स्लोली डिफ्यूज़ करेंगे। अब सेकंड जो है वो है ऑस्मोटिक एंड आयोनिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक एंड आयोनिक ग्रेडियंट में क्या होता है कि वो आयन जो होते हैं वो इनके प्लाज्मा के अंदर उनकी कंसंट्रेशन लो होती है, लेकिन वाटर के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है। तो ऑटोमेटिकली जो आयन्स हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट यानी कि वाटर से प्लाज्मा की तरफ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि उनको जो है वो एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑटोमेटिकली उन्होंने हाई से लो की तरफ जाना होता है। ये डिफरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म यूज़ करते हैं इस आयोनिक रेगुलेशन के लिए, उसमें जैसे कि यूरिन है या फिर एक्टिव अपटेक ऑफ आयन है। यूरिन की हम बात करते हैं तो जैसे हमने पढ़ा कि फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी के अंदर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे कि वो कंटिन्यूसली डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बॉडी से रिलीज़ होता रहे। अब जो यूपी रेशो है, ठीक है, यूपी रेशो क्या है? यूरिन प्लाज्मा रेशो। अगर तो यूरिन प्लाज्मा रेशो जो है वो लेस देन 1 है तो ये प्लाज्मा प्रेशर को इंक्रीज करेगी, यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो आयोनिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और डिफ्यूजन जो है वो रैपिड होगी। लेकिन अगर यूपी रेशो जो है वो लेस देन 1 है फॉर अ स्पेसिफिक आयन, यानी कि सिर्फ क्लोरीन के लिए वो लेस देन 1 है या सिर्फ सोडियम के लिए वो लेस देन 1 है, तो देन वो उस स्पेसिफिक आयन का जो डिफ्यूजन रेट है उसको इंक्रीज करेगी, ठीक है।
अब जो यूपी रेशियो है ये डिपेंड करती है उसके एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर, यानी कि अगर तो एक एनिमल जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर को इनटेक कर रहा है तो वो मोर डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली उसका जो यूरिन है वो थोड़ा कम डिल्यूट होगा। देन है जी एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस, यानी कि अगर जो है वो डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं कंटिन्यूसली, जो यूरिन है वो बॉडी से रिमूव हो रहा है तो उसके साथ बहुत सारे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साल्ट्स भी जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अब इन साल्ट्स को रिप्लेस करने के लिए वो क्या करते हैं कि आयंस को एक्टिवली अपटेक करते हैं अपने गिल्स के ज़रिए, और गिल्स के ज़रिए जो आयंस है यानी कि आयन जो है वो वाटर से जो है वो अगर उन्होंने अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने हैं तो भी वो गिल्स के थ्रू करते हैं। अब क्या है कि गिल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड चैनल होते हैं हर आयन के लिए, यानी कि सोडियम पंप, क्लोरीन पंप वगैरह या कार्बोनेट पंप वगैरह, जो कि अपने स्पेसिफिक जो आयन्स होते हैं उनको ही जो है वो मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये जैसे कि अगर सोडियम पंप जो है वो सोडियम की मूवमेंट करवा रहा है तो वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल बन जाएगा। इस तरह क्लोरीन पंप जो है वो क्लोरीन की मूवमेंट करवाएगा तो वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल होगा। ठीक है, यानी कि उनके आयन्स की जो आयन चैनल्स हैं, आयन गेट्स हैं, उनकी जो स्पेसिफिटी है वो उनको इलेक्ट्रो न्यूट्रल बनाने में उनकी हेल्प करती है।